आइए, हट जाओ एक तरफ, हट जाइए, हट जाइए। सवाल कह रहा हूँ, हटिए कैसा लेके आओ, पीछे हुए नीचे सवाल, हटो हटो, चलाओ, आओ ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ। रामानुज का किराने का दुकान था साहब। हर रोज दुकान खोलने से पहले हमारे यहाँ आता था और अम्मा से मिलकर जाता था। आज जब मिलने नहीं आया तो हमने देखने के लिए योगेश को भेजा था साहब। हमने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। फिर देखा पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आकर देखा तो हर जगह खून और ये चारों पड़े हुए थे। पुरुषोत्तम और योगेश, तुम दोनों भाई एक साथ रहते और रामानुज यहाँ पे अकेला रहता था? हमारा घर बस बगल वाला है साहब। रामानुज ने ये वाला खरीदा और यहीं से अपनी गृहस्थी शुरू कर लिया। हमको तो नहीं पता साधना घर पर क्या क्या रखती थी, शालिनी को पता हो शायद। मैडम यहाँ पर बहुत सारा नगद और गहना रहता था। तुम्हें कैसे पता शालिनी? हम और साधना मिलकर गांव की औरतों के लिए ग्रुप चलाते हैं। कौन सा ग्रुप? चिटफंड जैसा। अगर गांव की औरतों को लोन की ज़रूरत हो तो फिर वो गहना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं और सूद समेत लौटाना भी पड़ता है। पिछले 1 साल से साधना हमारी अध्यक्षा थी। नगद से आई हुई सारी किश्तें वही रखती थी मैडम। ये नगद और गहने मिलाकर कितना हुआ होगा? गहना का तो 2 लाख होगा मैडम। साधना के बदन पर हमेशा बहुत गहने होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब गायब है। शालिनी ये नगद कितना होगा? हमारा ग्रुप का तो कुछ मिलाकर 3 लाख होगा और उसका खुद का कितना वो हम नहीं बता सकते। सर, ये भी इसी घर के कंपाउंड से मिला है। पता करो ये घर किसका है। सर, ये इनका घर है। क्या काम चल रहा है घर में? बढ़ई का काम चल रहा है। कुछ कुर्सियां हैं, मेज है और एक अलमीरा। ये हथौड़ा और ये कटर आपके मिस्त्री का है? पता नहीं साहब, उसी से पूछना पड़ेगा। रामानुज तिवारी, उसकी पत्नी साधना और उसके छोटे बेटे कृष्णा, इन तीनों के मर्डर के मुख्य संदिग्ध हमारे सामने थे। रामानुज का बड़ा भाई पुरुषोत्तम और छोटा भाई योगेश। 4 जून 2018 की रात को हुए स्टेपल मर्डर केस का क्या 2 साल पहले हुए जूही दहिया रेप एंड मर्डर केस से कोई ताल्लुक था? यह हमें उस वक्त तो नहीं पता था, पर ताल्लुक था जरूर, और वो भी काफी गहरा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए कुंदन। हम नहीं देंगे। हम कोई चॉइस नहीं दे रहे तुम्हें, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आप लोग हमारे फिंगरप्रिंट्स लेके जूही के सारे घर में छाप देंगे और हमारे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करेंगे। तुम्हें प्रिंट तो देने ही होंगे कुंदन, और अगर नहीं दिए तो हम उंगलियां तोड़ कर भी प्रिंट निकलवा लेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगे। कुल मिलाकर 15 टाँके लगे हैं। कंकशन काफ़ी गहरा है। ये वाला जो हिस्सा है ये तो अंदर चला गया। लड़का लकी है कि उसकी बाईं आंख बच गई। खतरे से बाहर है आप? फिलहाल के लिए तो हाँ, मगर आपसे बातचीत करने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। ये बच्चा कृष्णा और इसके पिता रामानुज दर्पण की तरह लकी नहीं थे। किसी हेवी ऑब्जेक्ट से वार हुआ है, दोनों के सिर पे 2-2 बार। हमें क्राइम सीन से एक हथौड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे। हथौड़े से वार की पॉसिबिलिटी है। ये औरत साधना, इसके सिर पे भी 3 बार हुए। डॉक्टर जिस हालत में हमें मिली तो यू आर करेक्ट, रेप हुआ है। रेप कत्ल के पहले हुआ होगा या बाद में? ये कहना जरा मुश्किल है। इसके हाथों पर, खासकर इसके नाखूनों में झड़प की कोई निशानी नहीं मिली। हो सकता है कि रेप के वक्त ये होश में नहीं हो।
दर्पण का मामा जगदीश आया हुआ है, वो दर्पण के साथ ही रहेगा। हमारे 2 कांस्टेबल भी 24 घंटे दर्पण की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि शायद दर्पण ने हत्यारे को देखा होगा। बंसीलाल, तेरे ही है ना ये? जी हाँ, वो पुरुषोत्तम भाई के घर पे काम चल रहा है ना, तो काम करने के बाद औजार वहीं पर छोड़ देते हैं। तेरे इन औजारों में से इस हथौड़े से 3 कत्ल हुए हैं और एक बाल बाल बचा है। हमने सुना, पुरुषोत्तम भाई ने बताया। और क्या क्या बताया पुरुषोत्तम भाई ने? कितने पैसे दिए इस काम के? मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया। देख, रोना धोना नहीं, हाँ? नाटक मत कर, बोल जल्दी। कितने का सौदा किया? अकेले मारा तूने? हम सच कह रहे हैं मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। रामानुज हमारा छोटा भाई था और हमारे बड़े भैया थे। हथौड़ा मेरे घर के पीछे मिला है तो सब कुछ आप हम पर ही थोप देंगे क्या? हमारे भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्पण और कृष्णा के जैसे। हम सब एक ही परिवार से हैं साहब। सिर्फ हथौड़ा नहीं मिला, कटर भी मिला, जिससे शायद दरवाजे की कुंडी काटी गई हो। तो कहना क्या चाहते हैं? 2 हफ्ते से घर में कारपेंटरी का काम चल रहा है, उसी का औजार रहा होगा, और खुद के भाई और उसके परिवार को खत्म कर दें, ऐसे वैशी नहीं है हम लोग। और उतने बेवकूफ भी नहीं कि अपने घर पर पड़े औजारों को इस्तेमाल करें और उन्हें छुपाने के बजाय अपने ही घर के पीछे फेंक दें। औजारों के साथ साथ बंसीलाल का भी इस्तेमाल किया होगा तुम लोगों ने। कितने पैसे दिए उसे? कुछ भी नहीं पता है। बंसी, ये रोने धोने काम पर कोई असर नहीं होगा, जल्दी बोल सब कुछ। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है मैडम। तो रात भर कहाँ था दिवाकर? सच सच बता, कहाँ था? प्रशांत के घर थे भैया, पी रहे थे हम। तू पूरा रात वहां था? सच बोल रहा है? झूठ क्यों बोलेंगे भैया, वहीं सो गए थे। जब सुबह वापस आए तो पता चला इस कांड का। ये ले कल्पना, 20,000 है। 6 महीने बाद तू 25 लौटाएगी। और यहाँ दस्तखत। पर साधना दीदी, पिंकी से तो आपने 4,000 रुपए सूद लिया था, तो फिर हमसे 5 क्यों? वो पिछले साल था कल्पना। अब तूने 5,000 जमा किए थे, उसका ब्याज भी तो तुझे ज्यादा मिला था ना। हर साल ब्याज में थोड़ी थोड़ी बढ़त होती रहेगी। ये हमारे 5,000 और इन्हें खाते में जमा कर लीजिए। ये जो चला रखा है ना तूने, सब देख रहे हैं हम, अंधे नहीं है हम ललिता। हमने कुछ नहीं चला रखा है साधना, बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो हम पे। हमारे पति के पिछले 6 महीने के पैसे जो बकाए थे वही दिए आज फैक्ट्री में, उसी में से 5,000 जमा किए हमने। हम पैसे की बात नहीं कर रहे ललिता। क्या क्या बोलना चाहती हो तो? तेरा मुंह ना तेरे पति तक ही रख। हमारे पति पर मारने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा, बता रहे हैं हम। हमारे भी सुरमा गांव में घूमते रहते हैं और खबर रखते हैं कि कैसे मटकती रहती है तू उनकी दुकान पर। अरे कैसी हो ललिता? महीने में कई बार राशन भरी जा रही है तेरे घर में, ऐसी भी भूख किसे लगती है तेरे घर पे? अपनी गंदी जबान पे लगाम दो साधना। तू अपनी गंदी हरकतों को लगाम दे पहले। ये कोई पहली बार चेतावनी नहीं दे रही हूँ तुझे, लेकिन कुतिया की दुम है कि सीधी नहीं होती है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही भाभी? अनाप शनाप कर रही है तेरी ये भाभी। ये जो तेरी ललिता भाभी है ना, कोई दूध की धूली नहीं है। इसने तेरे धनीराम भैया से शादी इसलिए की है ताकि सालों की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सके, मेरे पति को वश में करने की। साधना, तुम्हारी शक्की दिमाग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम जो भी गंद बकती रहोगी हम सब चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। मेरी बीमारी क्या है ना तू ही जाने, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। और दिवाकर, आइंदा हम पर हाथ उठाने से पहले अपने भाभी को भटकने से रोक। लगता है तेरे भैया और तुझसे ये संभलती नहीं है। चल चल दिवाकर, जाने दे, ये तो भौंकती रहेगी। तुम होता कौन है हमको मिलने से रोकने वाला रे? दर्पण तुम्हारा भांजा है तो हमारा भतीजा भी है, समझे? जितनी फिक्र तुमको है ना उतनी फिक्र हमको भी है। अगर इतना ही फिक्र है ना तो घर जाइए और जितना फिक्र करना कीजिए, हम रोकेंगे नहीं, पर यहाँ ड्रामा मत करिए। ड्रामा कौन कर रहा है? देखिए आप लोग यहाँ शोर मत कीजिए, हॉस्पिटल है, बच्चा अंदर सो रहा है। इसको यहाँ रुकने का हक किसने दिया है साहब? हम एक बार अपने ही बच्चे से मिल नहीं सकते? फिलहाल बच्चे से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और वैसे भी बच्चा सो रहा है, आप मिलके क्या करेंगे? घायल है बच्चा। जगदीश, अगर बच्चे को गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश भी की है ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना डर काहे रहे हो भाई? काहे इतना डर रहे हो? इसका मतलब तुम लोगों के दिल में खोट है। जिया जी के सर पर कितना नाचे हो ना तुम लोग, हमको सब मालूम है। और ये मत समझना कि दुनिया अंधी बहरी गूंगी और बेवकूफ है। और हमको ये भी मालूम है कि इस कांड के पीछे कौन है और काहे के लिए है। वो तो
तकदीर ने दर्पण को बचा लिया है। मालूम काहे को? काहे कि सच्चाई सबके सामने आएगी। बुझे आप लोग? हमारे तीनों बेटों में जमीन को लेके अनबन थी साहेब, लेकिन खून तो एक ही था ना। आप लोग कोई ढंग का छानबीन नहीं कर रहे, बस यही ढूंढ रहे। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा आपके घर के पीछे से ही बरामद हुआ है मालती जी। और अब तो सारे गांव वाले भी बातें कर रहे हैं जमीन के मसले के बारे में। तो गांव वालों ने आपको ये नहीं बताया कि रामानुज भैया जब सुबह अम्मा को मिलने आते थे, सबसे पहले हमारे हाथ की चाय पीते थे। हमारे बच्चे बबलू, सोनी, उनके बच्चे कृष्णा दर्पण के साथ सुबह शाम साथ खेलते थे, एक साथ सब स्कूल जाते थे। ये नहीं बताया आपको गाँव वालों ने? सब बताया। हमें यह भी बताया कि रामानुज यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से मिलने आता था। हमें यह भी बताया कि गांव के लेडीज ग्रुप में आपके ना शामिल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी देवरानी साधना थी। हमें यह भी बताया कि जब आपके ससुर जी का देहांत हुआ, खेतों का बंटवारा हुआ 6 साल पहले, तब से आपके पति पुरुषोत्तम और देवर योगेश, आपके मझले देवर रामानुज से बात तक नहीं करते थे। देखिए, अनबन अपनी जगह है और खून का रिश्ता अपनी जगह। अब कैसे सोच सकते हैं कि इस वजह से हम लोगों ने उन तीनों को मारा होगा? चारों को। प्लान तो पूरे परिवार का सफाई करने का था, लेकिन दर्पण बच गया। और इस बात की पूरी संभावना है कि दर्पण ने कातिल का चेहरा देखा। बंसीलाल पानी पी ले, पी ले। अगर सच बोल के सजा काटेगा ना, तो सजा सुकून से कटेगी, और हो सकता है अदालत तुम्हारी सजा कुछ कम भी कर दे। साहब हमने ऐसा कुछ भी। चुप चुप, फिर रोए ना, इस बार सच में रुला देंगे डंडे से। बोल बंसी। साहब 4 तारीख की शाम अपना दिन भर का काम करने के बाद अपना सामान इकट्ठा किए और पुरुषोत्तम भाई के घर पर रख दिए। और फिर हम तो अपने घर चले गए थे साहब। हमें तो सुबह में पता चला कि वहां पर ये खून। आखिरी मौका दे रहा हूँ, बोल, पुरुषोत्तम और योगेश ने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए? साहब हम तो 1500 रुपए में काम करते हैं साहब, ये हमारी मजदूरी है वहां पर। तुम महज 1500 के लिए तुमने 3 लाशें बिछा दी, बलात्कार की। नहीं साहब, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। अपने बच्चों की सौगंध खाकर गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया। भैया, साधना भाभी के साथ बहुत गलत काम किया गया है। कहीं ये लोग दर्पण से कुछ जबरदस्ती बुलवा न ले। क्या आपको लगता है कि दर्पण आपका या मेरा नाम लेगा? क्या हुआ दिवाकर? भैया वो दर्पण, उसने हमें 2-4 बार अपनी माँ के साथ झगड़। नहीं होगा, अब डरिए नहीं। पापा मम्मी कहाँ है? कृष्णा कहाँ है? दर्पण की हालत अभी भी खस्ता थी, पर वो बहुत जल्द ठीक होने वाला था, और वो खुद हमें बताने वाला था कि उस रात उन पर हमला किसने किया था। और उसे अब तक बताया नहीं गया था कि उसका पूरा परिवार, माँ बाप और छोटा भाई इस हमले में मारे गए थे। कुछ लोग डरे हुए थे कि दर्पण कहीं उनका नाम न ले ले। शायद हत्यारे ने कभी सोचा ही नहीं था कि दर्पण बच जाएगा। खेतों के बंटवारे ने भाइयों को बांटा था, पर यह खेत की अनबन तो 6 साल पुरानी थी। इससे 3 होंगे, और वो भी बराबर बराबर। रामानुज भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका घर खेती की आमदनी से नहीं चलता है। देखो रामानुज, हम और योगेश सिर्फ खेती करना जानते हैं, और हमारा कोई अलग से धंधा नहीं है ना तुम्हारी तरह। लेकिन भैया, किराने की दुकान हमने अपनी मेहनत से बनाई है। आपसे या बाबूजी से अलग से पैसा नहीं लिया था हमने। तो साधना, हम सब खुश है उसके लिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 4 दुकानें और बनाओ, पर खेती तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। इस बात का कोई आधार नहीं है कि हमारा अपना धंधा है इसलिए हम पुश्तैनी जमीन में हिस्सा न लें। अरे कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है ये? भैया, बात कानून की नहीं है, थोड़ी सी समझदारी और दिलदारी की है। देखो रामानुज, समझदारी तो इसी बात में है कि वो जमीन हम दोनों किसानों को मिलना चाहिए। काहे कि उसी जमीन पे हम दोनों भाई मिलकर हल चलाते हैं। हमारे हिस्से की जमीन पे हम हल चलाएं या चलवाएं, ये जिम्मा हमारा है भैया।
और अम्मा बस, अब और बहस नहीं करते हैं इस बात पे। भैया आपने अपना घर भी अलग बनाया हुआ है, और साधना भाभी आपको तो आपके ग्रुप से पैसे भी आते हैं। योगेश, उसका क्या लेना देना इससे? अम्मा तुम चुप ही रहोगी कि कुछ बोलोगी भी? अरे हमारा तो ये कहना है, बंटवारा काहे करत हो? तीनों भाई मिलके खेती बाड़ी करो और जो आमदनी होवे उसको बांट लो। तो वही तो हम कह रहे हैं, जमीन के 3 हिस्से कर लेते हैं, सब अपना अपना हिस्सा संभालें बस। ये पहले हमारे घर को अलग किया, अब खेत का बंटवारा करवा रहा है, मतलब पूरे परिवार को तोड़ रहा है ये। देखो अम्मा, ये पुरुषोत्तम भैया और ये योगेश, ये दोनों मिलके हमें ठग रहे हैं। ए, ठग रहे हैं हम तुमको? ठग रहे हैं? अरे तो सच्ची तो कह रहे हैं भैया, हमारा हिस्सा हमसे छीना जा रहा है तो इसे ठगना नहीं तो और क्या कहेंगे। देखो अम्मा, बात सुनो हमारी, पुश्तैनी जमीन है, किसी का पर्सनल जागीर नहीं है, सबका बराबर बराबर हिस्सा होगा। अब कैसा? साहब चाबी भी सहमा हुआ है, हम उसको सब बता दिए। बात कर पाए? हाँ सर। कुछ बताया इसने? दर्पण बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। जिसने आपको ये दर्द दिया ना और आपके घर वालों को मारा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में बंद करेंगे। आप चाहते हो ना कि उसे हम जेल में बंद कर दें? आपने देखा था वो कौन है? चेहरा देखा था उसका? आपने देखा था वो कौन था? कौन था? कौन? बड़े पापा। आपके पुरुषोत्तम ताऊ जी? नीरज, इस पुरुषोत्तम को उठाओ, डंडा करते हैं। उठाओ इसे। आराम से ब्रेक नहीं मार सकते हो जी? अरे भैया आराम से ही तो ब्रेक मारी है। बैठते वक्त बोले थे ना संभाल के चलाने के लिए, जनानी पेट से न है। अरे भैया कितना तो आराम से लेकर आए हैं हम आपको। हम आराम से लाए। अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए साहब। साहब, ये दोनों मामा मामी मिलकर बच्चे का कान भर दिए हैं साहब, और दर्पण जमीन के मसले से पहले से वाकिफ था साहब। ये तो इन लोगों ने भड़काया है, आग लगाया है साहब, और बच्चे का जो हालत है आप देख रहे हैं। दर्पण ने मैं साफ साफ बताया कि उसने तुम्हारे हाथ में हथौड़ा देखा उसे मारने से पहले। हम कह रहे हैं पट्टी पढ़ाया गया है साहब। हम अपने भाई को, खुद के भाई को मारेंगे और उसके बीवी बच्चे को भी मारेंगे। गलत फहमी है साहब आपको। सर हम अपनी मंगेतर को मारेंगे, अपनी मंगेतर को जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते थे। सर हम शादी करने वाले थे, हम साथ में रहने वाले थे। सर हम जूही को क्यों मारेंगे सर? हम अपनी बहन को मारेंगे साहब, अपनी माँ को भी मारेंगे साहब। कशिश हमारी सगी बहन थी, उसके साथ हम ऐसी हरकत करेंगे? दर्पण ने बस कह दिया और आपने हमारे पति को अपराधी समझ लिया।
अरे 4 जून की रात को तो पुरुषोत्तम भैया कहीं निकले ही नहीं, वो तो घर पर सोए हुए थे। वो घर पर ही थे। आप बोलो तो हम कहीं भी लिख कर दे सकते हैं, जहाँ बोलो वहाँ खड़े रहकर कह सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम ने अगर कुछ किया नहीं है तो आप लोगों को डरने का कोई कारण नहीं। डरने का कारण कैसे नहीं है मैडम? आप लोग तो लॉकअप में बैठाकर डरा धमकाकर वही कबूल करवाएंगे जो उसने किया ही ना हो। सर पर मर देंगे उनके जबरदस्ती, कहानी बना देंगे कि उन्होंने ही सब कुछ किया है। पुरुषोत्तम से केवल पूछताछ चल रही है, हमने उसे मुजरिम मुकर्रर नहीं किया और ना ही ये हमारा काम है। लेकिन दर्पण ने केवल हमसे नहीं, अपने मामा और मामी से भी यही कहा है कि जिसने वार किया वो पुरुषोत्तम ही था। जब हथौड़ा से वार हुआ सब लोग सो रहे थे, फिर दर्पण ने हमारा शक्ल कैसे देख लिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है साहब, दर्पण दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। तो तुम जानते हो सब सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। पुरुषोत्तम तिवारी, हम सिर्फ दर्पण के बयान के आधार पर तुम पर शक नहीं करें, हमें तो पहले से ही हम पर शक था, यही ना साहब? अरे साहब, हम तो कहते हैं कि आप लोगों को कभी हम पर शक हुआ ही नहीं, सीधा विश्वास हो गया कि ये सब हमने ही किया है। इसीलिए तो तहकीकात करने के बजाय आप लोग सीधा फैसला पे पहुंच गए। दर्पण के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, और हमारे पास कत्ल करने का कोई वजह नहीं है साहब। 6 साल पहले खेत का बंटवारा हो चुका है, 3 बराबर हिस्सा हुआ था साहब, जैसा रामानुज चाहता था। अब उसी को मारकर वो जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? वो तो दर्पण को जाएगा ना साहब। वो तो अब जाएगा ना, क्योंकि दर्पण बच गया। लेकिन अगर वो मर जाता जैसे कि तुम्हारा प्लान था, तब तो वो जमीन तुम्हें और तुम्हारे भाई योगेश को जाती। क्या साहब, बच्चों को मारना, अपने सगे भाई को मारना, अपने सगे भाई की बीवी के साथ बलात्कार करना, कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर अरेस्ट करके। अरे साहब, बचकाने में दर्पण कुछ बोल दिया, उसको सच मानकर आप केस बंद कर देंगे, जबकि असली मुजरिम, असली कातिल आराम से बाहर घूम रहा होगा, इसका अंदाजा भी है आपको? सर, हमने जूही को नहीं मारा है और यही हकीकत है, यही सच है। लेकिन आपने तो मन बना लिया है हमें गुनहगार साबित करने का। सर, टॉर्चर से आप हमारे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, कभी नहीं। और आप हमें गुनहगार साबित करके उसको जाने देना चाहते हैं, उस वैशी को जिसने हमारी जूही का नहीं सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसका रेप भी किया। अब ये बिजली का झटका देकर क्या बुलवाना चाहते हो कि हमने अपनी बहन का खून किया है, अपनी माँ का खून किया है, अपनी सगी बहन का? तुझे कोई बिजली का झटका बटका नहीं दे जा रहा, समझा? इसे ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। मशीन बताएगी कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तेरे भेजे में जाकर सच्चाई पता करेगी। ले चलो इसे। सच्चाई तो ये है कि आप मार पीट कर, ये मशीन इस्तेमाल कर कर हमारी माँ और बहन का खून हमारे ही माथे पर डाल रहे हो, जो हमने किया ही नहीं है। और जो करके बैठा उसको कोई नहीं पकड़ रहा है, वो आज भी आजाद घूम रहा है। वो लोग हमारे अपने लोग थे साहब, अपने लोग थे। आप एक बार हमको दर्पण से अकेले में बात कर लेने दीजिए, बच्चा है, बहक गया होगा। इस पुरुषोत्तम तिवारी के खिलाफ हमारे पास कुछ ठोस होना चाहिए सर। इस दर्पण का स्टेटमेंट कुछ ठोस नहीं लगता, तुम्हें भी लगता है? उसे पट्टी पढ़ाई गई है, उसका ब्रेन वॉश हुआ। कहना मुश्किल है सर कि वो सच बोल रहा है या उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन इतना तो है कि बच्चे के मारे गए बाप और पुरुषोत्तम तिवारी के बीच की खटास ने बच्चे के दिमाग पे असर तो किया ही होगा। ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हो नीरज? सर, वो पांडे सर, ये दर्पण के मामा और मामी जो है ना, वो दर्पण से बार बार ये कहे जा रहे थे कि ताऊ पुरुषोत्तम और चाचा योगेश की मिली भगत है। इस मामा जगदीश का कोई निजी मतलब है सब में? सर जी, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन देखिए ना, अभी बच्चा है 11 साल का और 6 साल पुराने जमीन के मसले की बात को उसके मामा मामी बार बार पुरानी दुश्मनी की तस्वीर जो बार बार दिखाई गई, जिसके चलते बच्चे के ऐसे दिमाग ने उस तस्वीर को सच मान लिया। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते कि हम उसकी देखी हुई तस्वीर को बिना सबूत के सच मान बैठे और उस तस्वीर पर अपने केस का फ्रेम चढ़ाकर इस केस के मुख्य संदिग्ध को गुनहगार मान बैठे और कील ठोकर दीवार पर टांग दे। हमारी बात सही है नीरज, लेकिन हमारे स्टेपल मर्डर और रेप केस की असली तस्वीर कौन सी हो सकती है? सर, इस केस में एक नया एंगल उभर कर आया है। साधना के पड़ोसन शालिनी नेगी ने फोन किया था, वो साधना की लेडीज ग्रुप की मेंबर भी है। उसने तो एक नई बात बताई। कोई नया एंगल बन रहा है? यस सर। मैडम, हम सब ग्रुप की औरतें बैठकर चुराए हुए जेवर और नगद का अनुमान लगा रहे थे। बैठकर सोच रहे थे कि भरपाई कैसे की जाए, तभी ये बात सामने आई। लेकिन शालिनी क्या ललिता और साधना के हस्बैंड रामानुज के बीच वाकई कुछ चक्कर था? वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम, हमको क्या मालूम। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, ललिता के देवर दिवाकर और साधना के बीच झगड़े जरूर हुए थे। और जब ये सब कांड हुआ तब ललिता बहुत डरी हुई थी, मानो कि उसके घर पे ही कुछ हुआ हो। उसके पति धनीराम
और देवर दिवाकर ने मिलकर ही कुछ किया हो। सब लोगों को ऐसा लगता है, शक है मतलब। अचानक से इस ट्रिपल मर्डर और रेप केस की एक अलग ही तस्वीर उभर आई, पर क्या ये तस्वीर गुनहगार और उसके असली मकसद के फ्रेम में सही बैठने वाली थी, ये हमें पता करना था। हर केस में पीड़ित और संदिग्ध दोनों के इर्द गिर्द एक वर्णन, एक नैरेटिव, एक कहानी की तस्वीर उभरती है। कुछ तस्वीरें इतनी साफ नजर आती हैं कि संदिग्ध जाहिर तौर पर गुनहगार मालूम होता है, पर जब एक से ज्यादा तस्वीरें बनने लगती हैं तब यह सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी तस्वीर गुनहगार और उसके मकसद के फ्रेम में फिट बैठती है। हम भी मानते हैं कि हमारी पत्नी ललिता और रामानुज के बीच करीब का रिश्ता था, और इसी को लेकर ललिता और साधना के बीच अनबन थी। उस समय तक हमको भी इस बात का डर था कि कहीं हमारा छोटा भाई दिवाकर ने गुस्से में कुछ कर तो नहीं दिया। क्या क्या? हमको नहीं पता। इस साधना तो हमेशा आरोप लगाती थी कि उसके पति रामानुज ने जानबूझकर ललिता को हमसे शादी करवाया था ताकि वो दोनों पड़ोसी बन सके, और उनके बीच जो भी चल रहा था वो सब चलता रहा। धनीराम, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये हत्याएं और बलात्कार तुम्हारे भाई दिवाकर ने की? तू अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीने बैठा था? जी सर। और वहां से तू अपने घर के लिए कब निकला? रात 1 बजे तक पी रहे थे सर, फिर सो गए और सुबह उठकर दिवाकर अपने घर चला गया कुछ 7:30 बजे के आसपास। और कौन कौन है तेरे घर में? कोई नहीं है साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ। हो सकता है तेरे सोने के बाद दिवाकर उठकर कांड कराया हो, तुझे तो पता नहीं चलता ना? वो साहब पता चलता या नहीं चलता प्रशांत? नहीं पता चलता साहब। हमें गुस्सा बहुत था साधना भाभी पर।